वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 ऑफ द GRMC स्कैनर सॉल्व करने वाले विच डील्स विद द बोर्ड कमिटीज़ के बारे में बात करता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द ब्रीफ द नीड ऑफ द एडवांटेजेस क्या क्या है कमिटीज़ की, कमेटी मैनेजमेंट के, एंड नेम द कमेटी विच कॉन्स्टिट्यूट फॉर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कौन कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि द कमिटीज मीन्स कमी द कमिटीज आर फॉर्म इन आर ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द बोर्ड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, मोर फोकस रहने के लिए, स्पेशलाइज ऑफ वर्क के लिए, टेक्निकल डिस्कशंस के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कमिटीज़ को बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमिटीज़ आर द पिलर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पिलर है, एंड द बोर्ड कमिटीज फॉर्मली स्टैब्लिश द टर्म्स एंड रेफरेंस क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट, लाइफ स्पैन एंड फंक्शंस के लिए बनाया जाता है, एंड विद अ क्लियर अग्रीड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के लिए। बोर्ड कैन आइदर डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर किसी कमेटी को टू एनेबलिंग टू एक्ट डायरेक्टली, और कैन रिक्वायर द रिकमेंडेशन, किसी कमेटी से रिकमेंडेशन भी मांग सकती है किसी काम को अप्रूव करने के लिए। द कमेटी दस एनेबल टू बेटर मैनेजमेंट के लिए कमिटीज़ को बनाया। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द बोर्ड कमेटी की, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। द बोर्ड कमेटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग मैनर, तो इम्प्रूव द बोर्ड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर द मोर मेंबर बिकम इन्वॉल्व, स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क के लिए, फॉर द बेस्ट एडवांटेजेस एज अ माइनर डिटेल के लिए, इंसल्यूट द बोर्ड फ्रॉम द पोटेंशियल अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रोलिंग द शेयर होल्डर एंड मैनेजर्स। कमिटीज प्रिपेयर अ ग्राउंड वर्क फॉर द डिसीजन, बोर्ड के डिसीजन के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करती, इनेबल करते, बेटर मैनेजमेंट के लिए स्टैब्लिश करती कमेटी फॉर द मैनेजिंग द वर्क ऑफ द बोर्ड एंड स्ट्रेंथनिंग द बोर्ड्स गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एंड मैटर्स में बी एग्जामाइन इन द मोर डिटेल बाय द कमेटी। एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स गेन द कॉन्फिडेंस वाइल द सर्विंग ऑन द कमिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलोइंग आर द मैंडेटरी कमिटीज विच इज अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कौन कौन से मैंडेटरी कमेटी है? ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी, एंड नेक्स्ट है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, देन अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द कंपनीज एक्ट। CSR इज अ मैंडेटरी, CSR इज अंडर द मैंडेटरी कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं एज पर द SEBI LODR रेगुलेशन 2015 कौन कौन सी मैंडेटरी कमेटी है? ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी। नेक्स्ट बात करें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैंडेटरी कमेटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है एज पर द SEBI LODR। सबसे पहले बात करते हैं SEBI LODR के हिसाब से कौन कौन सी मैंडेटरी कमेटी है। ऑडिट कमेटी, रेगुलेशन नंबर 18 ऑफ द LODR बात करता है ऑडिट कमेटी के बारे में कि एवरी लिस्टेड कंपनी को एंड एवरी पब्लिक कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट एंड ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग विद द लॉ। नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी के बारे में बात करते हैं। रेगुलेशन नंबर 19 ऑफ द SEBI LODR बात करता है नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी के बारे में। शैल बी कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ऑल द डायरेक्टर शुड बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए NRC कमेटी में, एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द 50% ऑफ डायरेक्टर्स जो होने चाहिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एंड 2/3 ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी के जो अगर कंपनी ने ऐसा इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं उसके इसमें 2/3 शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में। एज पर द रेगुलेशन नंबर 20 बात करते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में कि लिस्टेड कंपनी को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है विच लुक इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। रेगुलेशन नंबर 21 ऑफ द SEBI LODR बात करता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डील्स विद रिस्क मैनेजमेंट से डील करता है एंड प्रोवाइड्स करता है बोर्ड को प्रोवाइड्स दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है ब्रीफली कमेंट ऑन द फॉलोइंग। अ कंपनी कैन हैव अ मैनी कैन हैव अ मैनी नॉन मैंडेटरी, कंपनी के पास नॉन मैंडेटरी कमेटी भी हो सकती है एज इट वुड रिक्वायर द एफिशिएंट ओवरसाइट ऑफ द कंपनी के एफिशिएंट ओवरसाइट के लिए द कंपनी हैव अ मैनी नॉन मैंडेटरी कमेटी इट वुड रिजल्ट रिक्वायर एफिशिएंट ओवरसाइट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मैं ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ अदर कमेटी टू ओवरसी द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड जो नॉन मैंडेटरी कमेटी है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी हो सकती, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो भी सकती है।
सबसे कुछ नॉन मैंडेटरी कमेटी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, स्ट्रेटेजिक कमेटी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी, एचआर कमेटी, प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी। नेक्स्ट है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस गवर्नमेंट अफेयर कमेटी। दीज आर कमेटी विच इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी कमेटी, दीज आर द ऑप्शनल कमेटी, जो ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो भी सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ब्रीफ फॉलोइंग, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव अ कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑन द बोर्ड नोन एज ऑडिट कमेटी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ऑडिट कमेटी के प्रोविजन के बारे में बताना है, रेगुलेशन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑडिट कमेटी के बारे में, जैसे मैंडेटरी कमेटी अंडर द कंपनीज एक्ट में भी मैंडेटरी कमेटी है, एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 117 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है अलॉन्ग विद द रूल 6 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014 प्रोवाइड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि कॉन्स्टिट्यूट करना है आपको ऑडिट कमेटी अपनी कंपनी में, एंड ऑल द पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड ऑल द पब्लिक कंपनी जिसकी पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, एंड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ मोर है, एंड ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन एंड बॉरोविंग्स एंड डिबेंचर डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ है, उस कंपनी में मैंडेटरी ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी हो जाता है। सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी से बात करता है कि आपकी कमेटी में एटलीस्ट मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी द मेजोरिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड मेजोरिटी जो मेंबर्स होगी आपकी कमेटी में इंक्लूडिंग द चेयरमैन शेल बी द फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए एंड एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के हिसाब से ऑडिट कमेटी के प्रोविजन के बारे में। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन नंबर 18 बात करता है ऑडिट कमेटी के बारे में कि एवरी लिस्टेड कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करना एक क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में विद द टर्म रेफरेंस सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, एंड द ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो होंगे ऑडिट कमेटी के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर 2/3 ऑफ जो मेंबर्स होंगे डायरेक्टर्स होंगे इंडिपेंडेंट कमेटी ऑडिट कमेटी के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर कंपनी ने ऐसा इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं देन जितने भी डायरेक्टर्स होंगे सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एंड ऑल द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, एंड एटलीस्ट उसमें से एक जो पर्सन होना चाहिए वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं चेयरमैन और जो होगा ऑडिट कमेटी का वो इंडिपेंडेंट होगा। चेयरमैन जो होगा इंडिपेंडेंट कमेटी का ऑडिट कमेटी का वो इंडिपेंडेंट होगा और एजीएम में प्रेजेंट होगा, शेयर होल्डर्स के एजीएम में प्रेजेंट होगा, एंड कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी के सेक्रेटरी की तरह हेल्प एक्ट करेगा, एंड ऑडिट कमेटी एट इट्स डिस्क्रिशन शैल इनवाइट द फाइनेंस डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द फाइनेंस फंक्शन एंड हेड ऑफ द internal audit and a representative of the statutory auditors and any other such executive as present in the meeting. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द रोल ऑफ द क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी इन द गुड गवर्नेंस। ठीक है, रोल क्या क्या होता है ऑडिट कमेटी का। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर एज पर द एलओडीआर देखते हैं। एज पर द एलओडीआर रेगुलेशन नंबर 18 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन बताता है रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी के बारे में। ओवरसाइट करता है कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट बात कर रिकमेंड करता है फॉर द अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स के बारे में। अप्रूव करता है पेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पेमेंट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर एनी अदर सर्विस विच इज रेंडर्ड बाय द ऑडिटर। रिव्यू करता है मैनेजमेंट्स डिसीजन को एंड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट को बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड्स फॉर द अप्रूवल्स फॉर द matters required to be included in the director's responsibility included the board's report changes according with the policy practices एंड रिव्यू करता है मैनेजमेंट्स के डिसीजंस को, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करता है मैनेजमेंट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द फंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन द स्टेटेड इन द ऑब्जेक्ट या ऑफर डॉक्यूमेंट। रिव्यू करता है रिव्यू एंड मॉनिटर करता है ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस को एंड परफॉर्मेंस को, एंड अप्रूव करता है एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन और ट्रांजेक्शन्स विद द रिलेटेड पार्टी, एंड स्क्रूटनाइज करता है इंटरन कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट को, वैल्यूएशन करता है ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। दीज आर द फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द ऑडिट कमेटी एज पर द रेगुलेशन नंबर 18 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मैंडेटरी रिव्यू
ऑफ द इन्फॉर्मेशन बाय द ऑडिट कमेटी, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंडेटरी ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना होता है। सबसे पहले ऑडिट कमेटी शैल मैंडेटरी रिव्यू द फॉलोइंग थिंग्स: मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस and management discussion and analysis of the financial conditions and results of the operation, statement of significant related party transactions, management letter and letter of internal control, internal audit report के बारे में relating to internal control weakness and appointment and removal of the term of the remuneration of the chief internal auditors, एंड स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, क्वार्टरली स्टेटमेंट या एनुअल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस को चेक करना। दीज आर द थिंग्स विच ऑडिट कमेटी हैव टू मैंडेटरीली रिव्यू। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। रेगुलेशन नंबर 46 ऑफ द with the increasing in the use of the internet, listed entity have started adopting a functional website for the publication। वेबसाइट्स के बारे में प्रोविजन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो रेगुलेशन हम जानते हैं। रेगुलेशन नंबर 46 ऑफ द सेबी LODR बात करता है वेबसाइट ऑफ द लिस्टेड कंपनी के बारे में। तो रेगुलेशन में 46 ऑफ द सेबी LODR बात करते हैं कि लिस्टेड एंटिटी को मेंटेन करना होता है एक फंक्शनल वेबसाइट, इंश्योर करना होता है जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो वेबसाइट वो करेक्ट होना चाहिए, और आपको अपनी वेबसाइट को हर 2 दिन में अपडेट करना होता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशंस लिस्टेड एंटिटी, सबसे पहले लिस्टेड एंटिटी को एक फंक्शनल वेबसाइट मेंटेन करना है, इन्फॉर्मेशन जो भी होगी लिस्टेड एंटिटी को वहाँ पे अपलोड करना है और वो करेक्ट होनी चाहिए। लिस्टेड एंटिटी शैल डिसेमिनेट करेगी इन्फॉर्मेशन को ऐसा सेपरेट सेक्शन बना के वेबसाइट पे। डिटेल ऑफ द बिजनेस के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिटेल। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द वेरियस कमिटीज़ की डिटेल, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट, and detail of the establishment of visual mechanisms के बारे में, criteria for making the payment to the non-executive directors, policy on the dealing with the related party transactions, and policy for the determining the material subsidies, detail of the familiarization programs and imparted to the independent directors and लिस्टेड एंटिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये लिस्टेड एंटिटी को एक फंक्शनल वेबसाइट मेंटेन करके रखना है और उस वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करना है। एंड लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर करे कि जो भी वेबसाइट्स है वो करेक्ट, वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपलोड कर रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए एंड मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। एंड लिस्टेड एंटिटी शैल अपडेट करेगी एंड और एनी अदर चेंजेस इन दी कंटेंट ऑफ द वेबसाइट 2 दिन में के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो अपडेट होनी चाहिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नॉमिनेशन कमेटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सेक्शन नंबर 178 ऑफ द कंपनी से बात करते हैं नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी के बारे में कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी मैंडेटरी होता है। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर है, एंड ऑल पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ एंड मोर है, एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसके एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन बोरोविंग्स डिबेंचर डिपॉजिट जो है एक्सीडिंग 50 करोड़ है, ऐसी कंपनी को नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी हो जाता है। सेक्शन 178 शैल नॉट अप्लाई टू द सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई नहीं होता और स्पेसिफाइड IFSC कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होता। एंड रेगुलेशन नंबर 19 ऑफ द सेबी LODR बताता है कि ऑल लिस्टेड कंपनी को नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी की क्या क्या फंक्शन है। सेक्शन 178 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनी से बात करता है कि नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटीज़ के कुछ फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा क्वालिफाइड पर्सन्स to become a director in accordance with the criteria and recommendations by the board। परफॉर्म करेगा, evaluate करेगा, परफॉर्मेंस evaluation करेगा, all of every directors के परफॉर्मेंस evaluation का काम कौन करेगा, NRC कमेटी। फॉर्मुलेट करेगा criteria for the determining the qualification, positive attributes and independence of the directors। while the formulating policy बनाते टाइम कमेटी shall consider करेगी following things: level and composition of the remuneration is reasonable होना चाहिए एंड सफिशिएंट होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप जो होगा रेमुनरेशन का एंड परफॉर्मेंस का, वो क्लियर एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। रेमुनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड KMP एंड सीनियर मैनेजमेंट शैल बी बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन द फिक्स एंड देयर इंसेंटिव पे। ठीक है, एडिशनल फंक्शंस क्या क्या हैं जो एज पर द सेबी LODR की क्या के हिसाब से और भी क्या क्या एडिशनल फंक्शन है जो एक नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी परफॉर्म करती है। एज पर द रेगुलेशन नंबर 19 ऑफ द सब रेगुलेशन 4 ऑफ द सेबी LODR बताता है कि फॉर्मुलेट करना क्राइटेरिया फॉर द
परफॉर्मेंस फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड डिज़ाइन करना पॉलिसी ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड वेदर टू एक्सटेंड और कंटिन्यू द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, करना है या नहीं करना, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन कौन कर देता है? नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं, मिस्टर अलेन हैज़ रिसेंटली जॉइन डेल्टा लिमिटेड एज सेक्रेटरी एंड हैज़ बीन आस्क्ड बाय द डायरेक्टर्स टू ड्राफ्ट अ चार्टर। चार्टर ऑफ द मतलब नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी के जो चार्टर होता है उसमें क्या क्या चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे, मतलब नॉमिनेशन कमेटी की पॉलिसी पर जब बनाओगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। सबसे पहले द चार्टर ऑफ द नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी ऑफ द डेल्टा लिमिटेड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, कंपोजिशन एंड कंपनसेशन पॉलिसीज इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस रिलेटेड पार्टी एंड स्टॉक ऑप्शंस प्लान्स, नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग विद द मैनेजर कमेटी ऑफ द बोर्ड फॉर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एडवाइजर at the forum of the organization, any other responsibilities, meeting and report detail, compensation of the committee of the member. These are the things which a company should add in his nomination remuneration policy. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में। किस किस कंपनी, सबसे पहले बात करते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 178 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनी से बात करता है कि डेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी अगर उस कंपनी में 1000 और मोर सिक्योरिटी होल्डर हैं तो उस कंपनी में मैंडेटरी आपको एक नॉमिनेशन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 20 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 बात करता है कि लिस्टेड एंटिटी को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है। स्पेसिफिक लुक इनटू द मैकेनिज्म ऑफ रेड्रेसल ग्रीवेंसेस, स्टेक होल्डर्स की ग्रीवेंसेस या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर्स की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। कंपोजिशन क्या होगा, सेक्शन नंबर 178 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और एज पर द रेगुलेशन 20 ऑफ द एलओडीआर के अकॉर्डिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, हु शैल बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, एंड अदर मेंबर्स एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं टर्म्स एंड देयर रिलेवेंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड देयर रिलेवेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एज पर द रेगुलेशन एंड रेगुलेशन 20 ऑफ द सेबी एलओडीआर बात करता है कि आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में आपको एक चेयरपर्सन रखना है और जो चेयरपर्सन जो होगा आपका वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होना चाहिए, एंड अदर्स मेंबर जो होंगे वो डिसाइडेड बाय द बोर्ड डिसाइड करेंगे। और जो मेन फंक्शन होता है कंसीडर करना, रिजॉल्व करना ग्रीवेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स का, एंड रोल ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी शैल बी कंसीडर्ड एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडिंग द कंप्लेंट्स रिलेटेड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, complaints related to transfer of the share, non-receipt of the annual report and non-receipt of the dividend, ठीक है। non-receipt of annual report, non-receipt of dividend and transfer of share, इससे रिलेटेड जो कंप्लेंट होगा वो भी कौन हैंडल करेगा, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया लिमिटेड है कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड बट फेल टू पे द डिविडेंड इन द टाइम विच इज क्रिएटेड द ग्रीवेंस अमंग द शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। डिस्क्राइब करना प्रोविजंस के बारे में, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ द शेयर, नॉन रिसिप्ट द एनुअल रिटर्न, नॉन रिसीट ऑफ द डिविडेंड, इन ये 3 मैटर को हैंडल करती है नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी। तो वही क्वेश्चन अगेन आया है। सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 बात करता है कि वेयर द डिविडेंड हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर बाय द कंपनी हैज़ नॉट बीन पेड, वेयर डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट उसको पे नहीं किया है विद इन द 30 डेज। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज में कंपनी को डिविडेंड को पे करना होता है। अगर डिक्लेयर करने के 30 डेज में कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है तो उस केस में कंपनी के ऊपर ही जो डिविडेंड होता है वो डेट बन जाता है, फिर आप कंपनी को उसे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना होता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के 30 डेज में अभी पे नहीं किया, एंड शैल द एवरी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल नॉइंगली अ पार्टी ऑफ द सच डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल टू द, उनको पनिशमेंट होगी, कितनी पनिशमेंट होगी, उनका इम्प्रेसमेंट होगा 2 ईयर्स तक का, और फाइन होगा, ठीक है। फाइन कितना होगा, 1000 रुपीज़ फॉर द एवरी डे, पर डे का 1000 रुपीज़ का फाइन होगा। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट लाइबल टू बी सिंपल इंटरेस्ट एंड अलॉन्ग विद 18% पर एनम के हिसाब से उनका
इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले इम्प्रेसमेंट कितना एक्सटेंड हो सकता है 2 ईयर्स, एंड यहाँ पे एंड है 2 साल का इम्प्रेसमेंट, एंड फाइन कितना होगा 1,000 रुपीज़ पर डे का फाइन, एंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 18% आपको पे करना होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड डेट नॉन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम टू हैव ना, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा फॉलोइंग केसेस। अगर ऐसे ही कोई सिचुएशन है तो उस केसेस में ये जो पेनल्टी है, ये जो ऑफेंस है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डिविडेंड जो है हम पे नहीं कर पाए, रीज़न क्या था, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से पे नहीं कर पाए, उस केस में आपको ये जो ऑफेंस है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर वेयर द शेयर होल्डर्स गिवन अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू रिगार्ड द पेमेंट ऑफ द सच डिविडेंड और ऑल द डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड एंड सेम शैल बी कम्युनिकेटेड। मतलब शेयर होल्डर्स ने कुछ डायरेक्शंस दी थी कि आपको जब डिविडेंड पे करना है, का शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बोला कि मेरे दो अकाउंट है, एक SBI वाला अकाउंट है, एक PNB वाला अकाउंट है, आप मेरे PNB वाले अकाउंट में सेंड कर देना। बट कंपनी उसके PNB वाले अकाउंट में पैसा नहीं भेज पाई, डिविडेंड नहीं ट्रांसफ़र कर पाई, उस वजह से कंपनी ने उसको बता भी दिया कि हाँ वी कुडंट सेंड योर ट्रांसफर योर डिविडेंड इन देयर PNB अकाउंट। ठीक है, उस केस में कंपनी ने उसको इंटीमेट भी कर दिया। उस केस में भी अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, उस केस में कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। एंड देयर इज अ डिस्प्यूट है था राइट टू रिसीव द डिविडेंड, उस केस में भी कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। वे द डिविडेंड हैज़ बीन लॉफुली एडजस्ट कर दिया गया कंपनी के थ्रू। ठीक है, कंपनी को आपसे कुछ अमाउंट लेना था और कंपनी ने डिविडेंड से वो अमाउंट एडजस्ट कर दिया, उस केस में भी कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वे फॉर एनी अदर रीजन्स एंड सेक्शन वाज नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कोई अदर रीजन की वजह से कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई और जिसमें कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट नहीं था, उस केस में कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर भी कोई लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी। सेक्शन 178 बात करता है कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में पता है हमें। सेक्शन 178 सबसेक्शन 6 बात करता है कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो क्या करेगी, कंसिडर करेगी एंड रिजॉल्व करेगी ग्रीवेंस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 135 का क्वेश्चन है कि CSR कमेटी के प्रोविजन के बारे में बताना है कि कौन कौन सी कंपनी के ऊपर CSR कमेटी मैंडेटरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 135 ऑफ द कंपनी सेट अलॉन्ग विद द रीड विद द रूल 3 ऑफ द कंपनीज CSR रूल्स, CSR पॉलिसी रूल्स 2014 के बारे में कि कंपनीज हैविंग जिसका ऐसी कंपनीज की नेटवर्थ 500 करोड़ मोर है, टर्नओवर 1,000 करोड़ मोर है एंड नेट प्रॉफिट 500 करोड़ मोर है, ऐसी कंपनी में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी ऐसी कोई कंपनी जिसकी ये लिमिट टच हो जाती है उस कंपनी पे CSR एप्लीकेबल हो जाता है। एंड उस कंपनी को अकॉर्डिंग टू द CSR रूल्स के हिसाब से एवरी लिस्टेड कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी शल कवर अंडर द विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शल कवर अंडर द दिस रेगुलेशन। एंड ऐसी कंपनी उस कंपनी को listed public company and private company covered under this sections which is not required to appoint independent director shall be a CSR committee without सच डायरेक्टर। अच्छी बात है। ठीक है, एंड उस कंपनी को जो भी कंपनी इस लिमिट में कवर्ड हो जाती है उस कंपनी को CSR कमेटी मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। उस कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड उसमें से एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बट ऐसी कोई कंपनी जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, उसको कंपनी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं भी करेगी तो भी चलेगा। प्राइवेट कंपनी चलो, एंड प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर होने चाहिए तो भी उनकी कमेटी में 2 ही डायरेक्टर अगर हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन कंपनी विच इज़ कवर्ड अंडर दिस रूल, अगर CSR रूल में कवर होती है उस कंपनी को भी CSR कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए और उसमें से 1 पर्सन जो होगा वो रेसिडेंट होगा। पर्सन कौन होगा, वो रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट टू एक्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं जो भी CSR कमेटी का जो कंपोजिशन होगा वो आप उसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे। दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लीगल प्रोविजन ऑन द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अंडर द सेबी LODR के अकॉर्डिंग आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। रेगुलेशन नंबर 21 ऑफ द सेबी LODR बात करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना है एवरी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो होंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट शैल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होंगे। एंड अगर कंपनी ने ऐसा इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो 2/3 ऑफ द जो मेंबर्स होंगे कमेटी के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड द चेयरमैन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो होगा वो भी
द चेयरमैन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड होना चाहिए या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। एंड द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करेंगी, कम से कम उनको साल में एक बार मीटिंग करना है। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमेटी एंड मे डेलीगेट द मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग पावर टू द कमेटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं द कमेटी this committee shall applicable to the top 500 listed entities on the basis of the market capitalization। top 500 listed कंपनी पे ही कमेटी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसके लिए, डेवलप करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए बोर्ड को अ सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के लिए विच इज एप्लीकेबल टू द कंपनी एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू रिव्यू एंड पीरियडिकली द कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस। एंड कमेटी में रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिडरिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू डायरेक्टर, रिव्यूइंग द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपेयर अ डिटेल नोट ऑन द आईसीएसआई रिकमेंडेशन ऑन द स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आईसीएसआई ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आईसीएसआई हैज़ प्रोवाइडेड द रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क सजेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। ऑल द पब्लिक, उन्होंने बताया कि ऑल द पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में बनाना है। एंड एवरी ऑल द पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसके पेटेफ शेयर कैपिटल 5 करोड़ एंड मोर है, उस कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बनाना है चाहिए। एंड उस कमेटी के कुछ चार्टर मतलब उस कमेटी को बनाते टाइम कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जिसको माइंड में रखना चाहिए। टू ओवरसी द कंपनीज कंप्लायंस एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ relevant companies policy and companies code of conduct and other law and regulation, review करना complaints received from the internal and external sources regarding the matters other than the financial matter। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी को। periodically present करना to the board for the adoption of the appropriate changes to the policy and oversee the implementation को oversee करना, review करना रेगुलरली कंपनीज की compliance रिस्क असेसमेंट प्लान को, इन्वेस्टिगेट करना और कॉस्ट टू इन्वेस्टिगेट करना पोटेंशियल कंप्लाइंस वायलेशन को या फिर नॉन कंप्लाइंस को, कोऑर्डिनेट करना विद द अदर कमिटीज रिगार्डिंग द better brought to the committee and attention to the related to the issue of the compliance with applicable laws and regulation। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लाइंस ऑफिसर के बारे में। कंप्लाइंस ऑफिसर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। कंप्लाइंस ऑफिसर इंश्योर करता है कंप्लाइंस रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन में एडिक्वेटली मैनेज हो एंड और इफेक्टिवनेस, बोर्ड की फंक्शनिंग को इफेक्टिवनेस करने के लिए कंप्लाइंस ऑफिसर रिपोर्ट करता है चेयरमैन को ऑन ऑल द बोर्ड गवर्नेंस मैटर्स को। एंड कंप्लाइंस ऑफिसर शुड इंश्योर द एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड्स एंड इट्स कमिटी। रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ द सेबी एलओडीआर बात करता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी को एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीबॉडी।